दौड़ता मैं अगर तुझ तक पहुंचना होता, लेकिन ठहरा हुआ हूं मैं क्योंकि खुद को पाना है। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समतल वृत्तीय पथ पर वाहन की गति। अच्छा, समतल वृत्तीय पथ क्या हो जाएगा? मित्रों, सड़क तो सीधी होती है ना, पर यह वृत्तीय कैसे हो गया? आप देखते हैं कि जब मोड़ होता है तो वहां पर एक वृत्त बनता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति गाड़ी को मोड़ नहीं पाता और फिसल कर गिर जाता है, और ऐसा तब होता है जब वेग ज्यादा होता है। तो हमें आज के इस वीडियो में इन सवालों का जवाब पाना है कि हम अपने वेग को कितना रखें कि हम बिना फिसले उस मोड़ से गुजर जाएं। ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। कम से कम वेग रखें तो आप मुड़ सकते हैं, वो तो अलग बात होती है, लेकिन अधिक वेग रखकर भी आप यहाँ पर मुड़ सकते हैं। लेकिन कितना वेग, ये बात यहाँ पर समझनी है। पहले आप ये समझिए, कुछ कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी हैं। जैसे इससे पहले आनत तल पर आपने घर्षण अगर पढ़ा है तो बहुत बेहतर बात है, तो आपको ये चीजें और आसान हो जाएंगी। नहीं पढ़ा है फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें जाननी पड़ेंगी। जैसे कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा होता है, तो जैसे कोई वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो इस तरह से गति करता है, तो इसके केंद्र की ओर एक बल लगता है। क्या लगता है? एक बल लगता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और हम इसका नाम रखते हैं अभिकेंद्र बल। क्या नाम रखते हैं मित्र? अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल का मान जो होता है वो Fc बराबर होता है mv² और बटे होता है r, जहां पर r त्रिज्या है, v कण का वेग है और m क्या है? उसका द्रव्यमान है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, तभी ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सड़क बनी हुई है ये वृत्ताकार है। क्या है? वृत्ताकार है, तो ये आपको समझना है। ठीक, वृत्ताकार है, तब यहाँ पर अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि इस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो भी हम r ही मानकर चलेंगे। यहाँ पर हमने r मान लिया है, कहीं पर भी होगा r ही रहेगा। और इस पर मान लीजिए कि कोई गाड़ी चल रही है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक गाड़ी बनाएंगे। ये जो सड़क है वो बिल्कुल क्या है? समतल है, इस तरह से है। अच्छा, हम समतल ही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कई सड़क ऐसे होते हैं जो मोड़ों पर झुके हुए भी होते हैं, इस तरह से। ठीक है, जैसे ये मोड़ होता है और साथ में क्या होता है? झुका हुआ होता है। जिधर मुड़ना होता है, मतलब इस हिस्से में क्या होता है? झुकाव होता है, और दूसरा हिस्सा उठा हुआ होता है। तो ऐसी भी सड़कें आप लोगों ने देखी होंगी। और कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल क्या होती हैं? सपाट होती हैं मोड़ों पर भी, और कुछ ऐसी होती हैं जहां पर एक साइड में क्या होता है? उठा हुआ होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति। इसके बाद हम झुके हुए सड़क पर भी वाहन की गति को समझेंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी और मजा आ जाएगा आप लोगों को ये वीडियो देखकर। मजा नहीं आया तो मजा काट देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये मान लेते हैं इस पर कोई गाड़ी क्या है? इस तरह से आ रही है। इस डायरेक्शन में गाड़ी क्या हो रही है? आ रही है इधर से। और अगर जब ये वाहन मोड़ पर पहुंचेगा, अगर इसका वेग ज्यादा हो तो ये क्या करेगा? अपनी दिशा परिवर्तन का विरोध नहीं कर पाएगा और इस तरह से आगे आ जाता है और गिर जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये जो गाड़ी है वो इस जगह पर पहुंची हुई है। गाड़ी बना लेते हैं, कोशिश करेंगे कि बहुत बेहतर बन जाए गाड़ी। इस तरह से ये गाड़ी है और ये गाड़ी बनी हुई है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक, ये गाड़ी है और मान लीजिए इधर से ये आ रही है। ठीक है मित्र, ये गाड़ी ही है, आप समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा, नहीं तो आप ये समझ लें कि ठेला वगैरह है, तो ऐसा नहीं है। ये गाड़ी मान लेते हैं उधर से इस डायरेक्शन में आ रही है।
जब आप देख रहे हैं कि जब ये गाड़ी इधर आ रही है तो इधर की ओर ये जाना चाहती है, ठीक है, परंतु जब इसको मोड़ेंगे तो अगर वेग ज्यादा होगा तो इधर की ओर आ जाएगा, अर्थात ये गाड़ी जो है इधर की ओर भागना चाहती है, इधर की ओर मित्र, ठीक है। तो गाड़ी अगर इधर की ओर भागना चाहती है तो इस पर एक घर्षण बल लगता है। क्या लगता है? घर्षण बल। जिधर गाड़ी जाना चाहती है उधर की ओर नहीं, जिधर गाड़ी जाना चाहती है उसके विपरीत एक बल लगता है जिसको हम घर्षण बल कहते हैं, और ये पहिए पर लगेगा और इसको हम दिखाते हैं एफएस से। ये हमारा क्या है? फ्रिक्शन है, बल है, स्थैतिक घर्षण जिसको हम कहते हैं। और इस पर एक और बल काम करेगा, एक बल भार बल इसका काम करेगा जो पृथ्वी पर नीचे की ओर लगेगा, जिसको हम mg कहते हैं। भार बल को w लिखते हैं और w क्या है? हमारे mg के बराबर है। और इस पर एक प्रतिक्रिया बल भी लगेगा जो पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर होगा, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसे r से भी लिखते हैं और n से भी लिखते हैं, तो यहां पर हम r दिखा रहे हैं, घबराएंगे नहीं, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। ये जो W है भार बल, वो mg के मतलब r के क्या होता है? बराबर होता है। क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा, भार बल ज्यादा होगा तो हमारी गाड़ी जो होगी वो इस सड़क में धंसती चली जाएगी, और ये प्रतिक्रिया बल जो पृष्ठ इस सड़क के द्वारा है ऊपर की ओर लगाई जा रही है, अगर वो ज्यादा हो जाए तो गाड़ी ऊपर ही उठी रहेगी। परंतु ये दोनों बल क्या हैं? बराबर हैं, एक दूसरे को संतुलित किए हुए हैं। ना गाड़ी नीचे धंस रही है, ना ही गाड़ी उड़कर ऊपर जा रही है। तो मतलब ये बल हमारे क्या हैं? बराबर हैं, जो इसको संतुलित किए हुए हैं। और एक जो इसका वेग इधर ले जाना चाहता है उसको संतुलित कौन कर रहा है? इसका घर्षण बल। और ये जो घर्षण बल है वो इस वृत्तीय पथ में जो लग रहा है अभिकेंद्र बल, वो इस घर्षण बल के द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे जो अभिकेंद्र बल होता है, आपने पढ़ा होगा कि अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है, वो किसी न किसी बल के द्वारा प्राप्त होता है। तो जो घर्षण बल इधर प्राप्त हो रहा है वो यहां पर एक नए बल को जन्म देगा जिसका नाम होगा हमारा एफसी, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो आइए अब इस टॉपिक को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इस चित्र के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा मित्र। माना कि क्या लिखेंगे? हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, ये चीजें आपको खुद से आदत डालनी होगी लिखने के लिए। पहले आपको लिखना है, माना यम द्रव्यमान का कोई वाहन किसी समतल सीधी सड़क पर समतल वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक है, और इस पर एक भार बल v वेग से गति कर रहा है, ये भी आप बता देंगे। माना कि, फिर से बोलेंगे यहाँ पे, माना कि एक यम द्रव्यमान का वाहन किसी समतल वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है जिसका वेग v है। इस पर लगने वाले भार बल और प्रतिक्रिया बल संतुलित हैं, और इस पर वृत्त के वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर एक घर्षण बल लगता है Fs, जो अभिकेंद्र बल को जन्म देता है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके हमारे शब्दों को लिख लीजिए, अदरवाइज आप खुद से ही इसे बनाकर लिख सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें क्या क्या बल लग रहे हैं ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहला बल है हमारे पास प्रतिक्रिया बल। क्या लग रहा है मित्र? प्रतिक्रिया बल, जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं, ये R है। और यहाँ दूसरा जो बल लग रहा है भार बल, क्या है? भार बल, जिसको हम कहते हैं W, और ये हमारा क्या है? mg के बराबर है। और चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि भार बल W जो है वो R के बराबर है, मतलब R बराबर किसके है? W के है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि R बराबर mg के भी हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन नंबर हो जाएगा मित्र फर्स्ट। और यहाँ पर तीसरा बल भी लग रहा है जिसको हम यहाँ पर घर्षण बल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मित्र? घर्षण बल। ये है घर्षण बल। तो घर्षण बल किसके बराबर है? Fs के बराबर है। और चौथा बल यहाँ पर लग रहा है हमारा अभिकेंद्र बल। क्या लग रहा है मित्र? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जो है उसको हम क्या लिखते हैं? अभिकेंद्र बल को Fc से लिखते हैं, और इसका मान mv² अपॉन r के होता है। अब हम यहाँ पर हमने कहा आपको
कि ये जो अभिकेंद्र बल है वो घर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है, कोई नया बल नहीं है। तो जो Fs है वही हमारे Fc के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मित्र Fc बराबर है Fs के, मतलब अभिकेंद्र बल बराबर है किसके, घर्षण बल के। तो अब अगर ये चीजें हम यहाँ पर रख दें तो हम कह सकते हैं कि Fc का मान क्या है यहाँ पर, mv स्क्वायर बटे कितना है, r है, और ये बराबर Fs के है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए Fs। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिए Fs। ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा अलग करके लिख दें, यहाँ पर इस तरह से ना लिखकर इसको इस तरह से लिख दें, mg बराबर किसके हो जाएगा, r के। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इस सूत्र को थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको मदद मिल जाएगी। कैसे मदद मिलेगी कि इधर mg है इधर m है, तो यहाँ पर हमें अभी समीकरण में भाग देना पड़ेगा, तो इस वजह से ऐसा हमने किया है, m इधर रह जाएगा और r इधर रह जाएगा। आइए देखते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो इस तरह से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा मित्र, देखिएगा यहाँ पर है mv स्क्वायर बटे क्या है, r है, और देखिए समीकरण 2 में भाग दे रहे हैं तो इधर mg का हमने यहाँ पे भाग दे दिया, देख लीजिए, बराबर इस साइड में है हमारा क्या, समीकरण 2 में Fs है और समीकरण 1 में क्या है, r है, यहाँ पर r रख दीजिए। अब आप देखेंगे कि m से m यहाँ कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा यहाँ पर, v स्क्वायर, और नीचे ये r का गुणा g में हो जाएगा, r इंटू जी हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आ जाएगा Fs बटे r हो जाएगा। अब चूंकि इसे थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि Fs बटे r की वैल्यू होती है म्यू s के बराबर होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर रख दें तो हमारा आ जाएगा v स्क्वायर बटे r इंटू जी बराबर यहाँ हो जाएगा म्यू s। हमें यहाँ पर समझना क्या है, हमारा टारगेट है कि हमारा वेग कितना होना चाहिए, तो वेग निकालने का अगर टारगेट है तो r इंटू जी का यहाँ पर गुणा कर दें तो v स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा r g इंटू क्या हो जाएगा, म्यू s। ठीक है, म्यू s, या फिर आप म्यू s इधर कर लीजिए। तो अगर v की वैल्यू ज्ञात करें तो v मैक्सिमम, ये अधिकतम वेग होगा जिस पर ये टिका रह सकता है, क्योंकि ये हमने बताया कि सीमांत घर्षण की स्थिति में है, अगर इससे वेग थोड़ा भी ज्यादा होगा तो इधर की ओर चला आएगा, गाड़ी फिसल जाएगी, गिर जाएगी। तो v की वैल्यू लेंगे, यहाँ वर्ग हटेगा तो ये क्या आ जाएगा मित्र, अंडर रूट में आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं म्यू s इंटू r इंटू जी, यानी पर यहाँ पर अधिकतम वेग कितना होना चाहिए, r g पर होना चाहिए, म्यू s r इंटू जी। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जो वेग है v मैक्सिमम है, अधिकतम वेग है, वो अनुक्रमानुपाती किसके है, r के, r, बाकी ये चीज गुणांक है, कांस्टेंट है, मिल जाएगा। बाकी ये r पर डिपेंड करता है कि कितना ये वृत्तीय पथ पर ये हमारी सड़क जो है बनी है, मोड़ बना हुआ है। ठीक है, अतः हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः v मैक्सिमम वेग से चलने पर व्यक्ति या गाड़ी, यहाँ पर लिख लेंगे गाड़ी, या इसी को वाहन लिख सकते हैं, वाहन बिना फिसले मोड़ से या मोड़ को पार कर जाएगा। ठीक है मित्र, तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। उम्मीद है बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको mg को r के बराबर कर देना है और fc किसको बराबर कर देना है, fc fs के बराबर कर देना है। देखिए हमने दो इक्वेशन लिया है, mg जो है वो r के बराबर करना है और जो कि आपको दिख रहा है, और बस आपको ये जो अभिकेंद्र बल है वो घर्षण बल के बराबर है, fc बराबर fs के है, fc का वैल्यू यानी सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बटा r के है,
यहाँ पर एफ एस रखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे। अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। ये था हमारा समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति। आप इतना वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आप लोगों को झुकावदार यानी बंकन पथ पर वाहन की गति को बताएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मित्रों, अब हम इसी टॉपिक के अंतर्गत दूसरा अपना पार्ट ले रहे हैं, करवट या बंकन ली हुई सड़क पर वाहन की गति, जिसको हम अंग्रेजी में मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड की बात कर रहे हैं। दोस्तों, करवट यानी बंकन का मतलब है करवट यानी झुका हुआ, ऐसा तल होना चाहिए। तो ये जो सड़क बनी हुई है बिल्कुल सीधी नहीं है, क्या है, एक तरफ क्या है, थोड़ा सा उठा हुआ है और एक तरफ दबा हुआ है। मान लेते हैं इस सड़क के वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है वो r है, मतलब मोड़ पर ऐसे लिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मान रहे हैं कि मान लेते हैं कि समतल अगर हो तो इतना है, ठीक है, और इसका झुकाव जो है वो थोड़ा सा इस तरह से है, और जहां पर झुकाव का कोण हम यहाँ पर मान लेंगे थीटा, ये चीज हमें मान लेना है। और जब सड़क इस मोड़ पर पहुंचेगी, सॉरी गाड़ी जब इस मोड़ पर पहुंचेगी तो यहाँ पर मान लेते हैं इस जगह पर पहुंची हुई है, इस जगह पर, और ये थोड़ी सी गाड़ी बनाने की प्रयास करेंगे हम यहाँ पे इस तरह से, और ये देख लीजिए इस तरह से, मान लो ये गाड़ी आ रही है उधर से, इस डायरेक्शन में गाड़ी आ रही है, और अगर इसका वेग ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से ये गाड़ी क्या होगी, इधर की ओर क्या होगी, फिसल जाएगी, इधर की ओर गति कर जाएगी। जब आप जानते हैं गाड़ी मोड़ पर घूमती है तो इसका बाएं ओर अगर घूम रही है तो दाएं ओर इसका क्या होता है, एक बल लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब बस क्या होता है, बाईं ओर मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री दाईं ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, जड़त्व का नियम लगता है और इसका दिशा का विरोध करता है। तो अगर गाड़ी का वेग ज्यादा होगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, फिसल जाएगी। अब गाड़ी इस तरफ जाना चाहती है तो निश्चित रूप से इस पर जो एक घर्षण बल लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम एफएस कहते हैं। और हमने बताया है आप लोगों को इस तरह से एफएस जो इधर लग रहा है वो क्या करेगा, अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा इस गाड़ी को वृत्तीय पथ पर। और यहाँ पर एक भार बल तो ये नीचे की ओर लगता है, आप जानते हैं, जिसको W बराबर mg कहते हैं, हमने पिछले टॉपिक में बनाया। और ठीक यहाँ पर अब आप देख रहे हैं जो ये हमारा तल है ये तिरछा है, तो तल जो तिरछा है वो क्या करेगा, इस पर प्रतिक्रिया बल लगाएगा इस पृष्ठ के लंबवत, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम R कह रहे हैं। आपकी बार सीधे नहीं होगा। वैसे अगर इस चीज को हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद ज्यादा ही इसमें हौच पौच हो जाएगा और चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो हम ये जो सदिश बन रहे हैं यहाँ पर, इन सबको क्या करते हैं, अलग से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज को हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, इस तरह से आपको करना है, और यहाँ पर देखिए, ठीक, ये थीटा कोण है जैसा कि हमने यहाँ झुकाव बताया। और यहाँ पर अब आप इस कार को ना बनाकर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से कोई पिंड है, ये कार ही समझेंगे परंतु ये पिंड है। यहाँ भार बल आपका mg नीचे की ओर लग रहा है, W बराबर mg, इसे कार ही समझेंगे आप। और जो ये घर्षण बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसको हम fs कह रहे हैं, जो हमने इधर बनाया हुआ है। ठीक है मित्र, आगे देखते हैं। इसमें इस पृष्ठ के द्वारा प्रतिक्रिया बल इधर की ओर लगेगा, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये बल और ये बल क्या है, थोड़े तिरछे बल है। क्या है, तिरछे बल है। और अगर हम इस पर एक ये वाली लाइन खींचें, सीधी लाइन खींचें, तो आप समझेंगे कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, समांतर है। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। अब हम इस एफएस के क्या करते हैं, घटक बना लेते हैं। इस एफएस से इस पर एक लंब डालेंगे और एक लंब इस पर डाल देंगे, तो एफएस का ये वाला घटक क्या कहलाएगा, एफएस का ये वाला घटक कहलाएगा मित्र एफएस कॉस थीटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एफएस कॉस थीटा कहलाएगा। बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने बताया है कि जहां कोण बनता है वो कॉस होता है, और दूसरे डायरेक्शन में यहाँ पर इसका जो बनेगा वो ये हमारा बनेगा मित्र एफएस
साइन थीटा बनेगा। क्या बनेगा? एफ एस साइन थीटा बनेगा। पुनः आप देखिए ये आर है, अगर आर का हम वियोजन करेंगे तो आर का एक वियोजन देखिए लंबवत इधर की ओर लग रहा है, दूसरा लंबवत इधर की ओर लगेगा। अब इसको हम एक लाइन यहां पर भी बढ़ा देंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा? आर कॉस थीटा कहलाएगा, क्योंकि कोण यहां से बन रहा है। और दूसरा इधर जो जा रहा है, इस आर का जो ये घटक है यहां पर क्या बनाएगा मित्र? इसके लिए ये आर साइन थीटा बनाएगा। क्या बनाएगा? आर साइन थीटा बनाएगा। तो इस तरह से पहले आपको वियोजन को समझना है मित्र। हमने सबसे पहले एफ एस का वियोजन किया है, ये चीज ठीक है, और हम देख रहे हैं आर का वियोजन, ये दोनों किया है हमने। तो इस तरह से समझना है। अब हम पिछले सवाल की तरह ही इसको समझेंगे। जो ये अभिलंब है प्रतिक्रिया बल, ये आर कॉस थीटा, वो नीचे वाले सदिश के बराबर होगा, और नीचे वाले सदिश हमारे पास क्या है? एफ एस साइन थीटा है और एम जी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ चित्र के बारे में लिखेंगे कि माना कि क्या लिखना है? पहले की तरह लिख लेना है। माना कि यम द्रव्यमान का कोई वाहन v वेग से एक करवट ली हुई बंकन पथ के मोड़ पर मुड़ रही है। बाकी की ये बातें आपको लिखनी है, और जिसके पथ की त्रिज्या कितनी है r, ये भी आप डाल दीजिए उसमें। हम यहाँ पर लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि देखिएगा जो ये आर कॉस थीटा है, ध्यान दीजिएगा आर कॉस थीटा ये बराबर है मित्र हमारे इस वाले के, इस सदिश के, और इस सदिश पर दो बल लग रहे हैं। एक हमारा लग रहा है एफ एस साइन थीटा लग रहा है, और दूसरा प्लस करके हमारा क्या लग रहा है? एम जी लग रहा है मित्र। क्या लग रहा है? एम जी। और अगर हम यहाँ पर एम जी की वैल्यू निकालें तो ये चीज इधर चला जाएगा, ठीक है, ये चीज इधर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये चीज इधर चला आए, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एम जी बराबर, एम जी इधर ही रहेगा, और हम ये लिख रहे हैं ये चीज इधर चला आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और ये हमारा इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस एफ एस साइन थीटा हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये एफ एस घर्षण बल है वो अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। अब यहां पर लिखेंगे एफ एस अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल एफ सी प्रदान करता है, करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि एफ, यहां पर देखिएगा एफ सी बराबर, एफ सी किसके बराबर होगा? ध्यान दीजिएगा यहां पर जो एफ सी इधर की ओर लग रहा है, इसके द्वारा इधर की ओर अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर ऐसे सीधे लग रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एफ सी बराबर इन दोनों के हो जाएगा। ठीक, तो एफ सी को हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, देखिएगा आर साइन थीटा, और ये है हमारा प्लस एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि एफ सी बराबर होता है एम वी स्क्वायर बटे आर के, तो ये चीज अगर यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बटे यहाँ आर हो जाएगा, और बराबर यहाँ आ जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और प्लस ये हो जाएगा हमारा एफ एस कॉस थीटा के हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा 2। और पिछले टॉपिक की तरह हम फिर से क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 भागा 1, मतलब समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे। कैसे देंगे? देखिएगा यहाँ पर देखिए 2 आपका यही है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एम वी स्क्वायर बटे आर है, और अपॉन में आप इधर लिख लेंगे एम जी बराबर, ये देखिए समीकरण 2 ये है, इसलिए इसे ऊपर लिखेंगे, ये आर साइन थीटा हो जाएगा मित्र, और प्लस ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा के हो जाएगा।
एफ एस कॉस थीटा के हो जाएगा। और समीकरण एक जो है ये चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है हमारा आर कॉस थीटा और माइनस एफ एस साइन थीटा यहां पर लिख लेंगे मित्र। ठीक है, इस तरह से। अब आप देखिएगा यहां से m कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, हम इसको इधर लिखने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आ जाएगा मित्र पहले की तरह v स्क्वायर अपॉन r इंटू जी हो जाएगा, r इंटू जी हो जाएगा। अब यहाँ की बातें क्या क्या बच रही हैं, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि यहाँ से हम cos कॉमन ले सकते हैं। ये काटने के बाद यहाँ से cos कॉमन लेंगे। आपको शायद ये बातें नहीं समझ में आएंगी, तो देखते हैं, हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। मित्र जब कहीं से हम कोई चीज कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है उसमें भाग देना। हम यहाँ पर अगर cos कॉमन ले रहे हैं cos थीटा, तो इसका अर्थ है कि हम इन दोनों में क्या करेंगे, cos से भाग देंगे। तो ये हमारा r है और यहाँ पर लिखा हुआ है ये साइन थीटा, और इसमें तो क्या होगा, cos थीटा का भाग हो जाएगा। इसका अर्थ यही हुआ कि cos थीटा गुणा हो रहा है और भाग भी हो रहा है। और ये है हमारा प्लस एफ एस और ये है हमारा cos थीटा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, cos थीटा का भाग हो जाएगा। ठीक है, और बटे यहाँ पर भी cos थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो पुनः ये प्रक्रिया यहाँ पर भी दोहराई जाएगी। r cos थीटा बटे में हो जाएगा मित्र cos थीटा, और ये हो जाएगा माइनस एफ एस हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा और बटे में आ जाएगा cos थीटा। तो ये प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। कॉमन लेने का अर्थ यही है, या दूसरी भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे कि cos थीटा बटे cos थीटा का हमने गुणा किया है। cos ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला cos वहीं रह गया और नीचे वाला cos यहाँ चला गया है अंदर। ठीक है, तो इस तरह से समझना है। ये cos से cos कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ से ये भी काट दें तो ये हमारा v स्क्वायर बटे क्या बचेगा मित्र, आर जी बचेगा, बराबर यहाँ पर देखिएगा साइन बटे cos बराबर हो जाएगा tan, यानी r tan थीटा आ जाएगा, r tan थीटा आ जाएगा, प्लस अब आप यहाँ देखिए यहाँ क्या बच रहा है, एफ एस बच रहा है, बटे में ये भी कट जाएगा तो यहाँ पर r बचेगा, और माइनस यहाँ साइन बटे cos को क्या लिख सकते हैं, tan, तो एफ एस ये हमारा हो जाएगा मित्र tan थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, v का मान निकालना चाहते हैं। वैसे यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर चूंकि एफ एस बराबर होता है म्यू एस, क्या होता है, म्यू एस इंटू आर होता है। अगर एफ एस की जगह पर म्यू एस इंटू आर रख दें यहाँ पे तो ये वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, आर जी, बराबर यहाँ पर देखिए आर टेन थीटा तो है ही मित्र, आर टेन थीटा है, प्लस एफ एस की जगह पे रख लेंगे म्यू एस इंटू आर, और अपॉन में यहाँ पर भी आर है तो माइनस यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से रख लेंगे ये म्यू एस इंटू आर और इंटू हो जाएगा टेन थीटा के। ठीक है, आप देखिए यहाँ से आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी आर कॉमन ले लीजिए, आर कट जाएगा, आर कट जाएगा तो क्या बचेगा, इधर देखिएगा वी स्क्वायर बटे यहाँ पर आर जी बचेगा, आर जी बचेगा। अभी हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, आर कॉमन कर लेंगे तो आर क्या होगा मित्र, कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा टेन थीटा और प्लस बचेगा म्यू इंटू एस, म्यू एस, और अपॉन यहाँ से आर कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस ये हमारा बचेगा म्यू एस, और यहाँ पर बचेगा टेन थीटा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करना। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आर कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, कट जाएगा, जो भी बचेगा ये चीजें आप लिख लेंगे। अब हम ये चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर ये आर जी का हम यहाँ गुणा कर रहे हैं तो r इंटू जी, और यहाँ पर अंडर ब्रैकेट में हम लिख लेंगे ये चीज, यहाँ पर टेन थीटा प्लस हो जाएगा म्यू एस, और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर म्यू एस, और ये आ जाएगा टेन थीटा के, इतना हम लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर वर्ग हटा दीजिएगा आप, अगर वर्ग हटा देंगे तो ये v मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, अधिकतम वेग, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में भी आ जाएगा। तो अंडर रूट में यहाँ पर लिख लेंगे क्या, आर जी, और अंडर ब्रैकेट ये हमारा होगा
tan थीटा प्लस म्यू एस और अपॉन में 1 माइनस म्यू एस और ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, इस प्रकार से बंकन ली हुई पथ पर जो अधिकतम वेग होगा वो अंडर ब्रैकेट आर जी और म्यू tan थीटा प्लस क्या होगा म्यू एस 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों, अगर हम इसकी तुलना समतल सड़क पर जो वृत्तीय गति कर रहा था उससे करें तो थोड़ा सा आप यहां पर फोकस करिएगा, क्या होगा। वहां पर हमने देखा था, यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर देखेंगे कि हमने देखा था V मैक्सिमम क्या था। यहां पर अगर आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं मित्र, कि जो यहां पर देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहना चाहिए रहेगा, लेकिन देख लीजिए, अगर एडजस्ट करते हैं बहुत अच्छी बात है। अंडर ब्रैकेट क्या था आर जी, यहां पर था म्यू एस इंटू आर इंटू जी, यही था। इसका अर्थ क्या हुआ, यहां जो आर जी है वो यहां भी आर जी है अंडर ब्रैकेट में, तो इतनी बातें तो कंफर्म है। लेकिन यहां पर म्यू एस है और यहां पर देखिएगा कि म्यू एस जो है, म्यू एस की जगह पर इतनी वैल्यू है और ये वैल्यू म्यू एस से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, म्यू एस से सॉरी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, इसका भी रीजन समझिए। क्योंकि अगर आप देखिए 1 में से इतना म्यू एस इंटू tan थीटा हम घटा रहे हैं तो निश्चित रूप से हर डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो हमारा अंश का मान यानी भाग देने पर अधिक वैल्यू आएगी, यानी V मैक्सिमम जो हमारा बंकन ली हुई पथ है उस पर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए सड़क, कहने का अर्थ यह है कि अगर बंकन ली हुई पथ यानी करवट ली हुई पथ पर अधिक भी वेग होगा समतल सड़क की बजाय, तो भी क्या करेगा व्यक्ति यानी सड़क जो गाड़ी है, वाहन है, वो बिना फिसले हुए मुड़ जाएगी। ये इसका कंसेप्ट है। इसीलिए इंजीनियर्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो सड़कें बनाई जाएं वो मोड़ों पर थोड़ी सी करवट ली हुई बनाई जाएं ताकि अधिक वेग से आने वाली गाड़ियां भी आराम से मुड़ सके। मित्रों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये कंपटीशन लेवल का है। ठीक है, और अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में अगर आप क्लास की यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। कोशिश की है मैंने कि हर चीज आपको बेहतर समझ में आए। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।